हेलो दोस्तों। आप सभी लोगों का नंदिनी आईएएस में एक बार पुनः स्वागत है और हमें आशा है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आप लोग अपने प्रीलिम्स एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमारा प्रीलिम्स एग्जाम नज़दीक है और दोस्तों आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक है 11th की, भारत के भौतिक सिद्धांत। इसमें हमारे 3 बुक्स हैं। हमें इसमें एक बुक्स पढ़नी नहीं है, जो प्रैक्टिकल वाली वो पढ़नी नहीं है। हमें ये बुक इतने अच्छे से पढ़ने हैं क्योंकि हमारी यूपीएससी में यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। जो भी हमारे टॉपिक हैं इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे गए। और इसकी बात दूसरी ये है कि आपने अगर हमारी क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक की ज्योग्राफी अगर आपने सही से पढ़ी है, क्लास से कंटिन्यू की है, तो आपको यहाँ पर हर चीज़ समझ में आएगी, हर चीज़ समझोगे आप लोग। और दूसरी बात यह है कि जो बच्चे क्लास 10 तक आप देखेंगे सामाजिक विज्ञान में ज्योग्राफी पढ़ने को आपको मिलती है, और जो 10th क्लास तक जो बच्चे पढ़ते हैं उनको सारे बच्चे पढ़ते ही पढ़ते हैं। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो बच्चे अपना वर्ग चेंज कर लेते हैं, मतलब कोई साइंस वर्ग में जा रहा है, कोई कॉमर्स वर्ग में जा रहा है, तो उनका जो ज्योग्राफी है ना, ये छूट जाता है। मान के चलो कोई बच्चा 12th उसने साइंस से की, अब वो बीएससी या है ना, या कोई और भी डिग्री वो साइंस से ही कर रहा है, तो कुल मिला के 5 साल का जो गैप होगा ना, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए जो ज्योग्राफी विषय से दूरी बना देता है। तो ये क्लास उन लोगों को भेज दीजिए, तो उन लोगों को देखनी भी जरूरी है क्योंकि उनका अब जो छूट गया था ना वो आप पढ़ने को मिल जाएगा। और एक बात ये हो रहा है कि हमें यूपीएससी निकालनी है, हमारा यूपीएससी सपना है। तो उसके लिए कहावत है कि जो हार नहीं मानता वही सिकंदर बनता है, जो हार नहीं मानता वही सिकंदर बनता है, जो अपने सपनों के लिए जागता है वही यूपीएससी निकाल पाता है। दोस्तों, हमें अपने सपनों के लिए जागना है क्योंकि हमें अपनी यूपीएससी निकालनी है। तो दोस्तों, हमारी इस बुक का पहला अध्याय है भूगोल एक विषय के रूप में। अब भूगोल को एक विषय के रूप में क्यों देखा गया है? अभी तक आपने भूगोल एक समाज विज्ञान की पुस्तक में देखा था, लेकिन आप यहां पर क्लास 11th की क्लास में आप देखेंगे इस आपका भूगोल जो विषय है वो एक विषय के रूप में हो गया है। ठीक है, तो हम इसको पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि आपकी यूपीएससी में आप एक काम करिए, आपने जो भी पीवाईक्यू देखे होंगे, आप तैयारी कर रहे हैं, तो पीवाईक्यू में आप देखिए ऐसे कितने क्वेश्चन मिले हैं आपकी यूपीएससी में, आपके स्टेट पीसीएस में या कोई भी एग्जाम में। इसलिए हमारी बुक ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमको ये मिस नहीं करनी। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप हमारे सेशन को अपने दोस्तों में शेयर करें, वीडियो को दोस्तों में भेजें। वीडियो देखते समय अगर आपको वीडियो हमारे अच्छी लगे तो आप इसे लाइक करें, हमारे नंदिनी आईएएस के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, चलिए हम शुरू करते हैं क्लास 11th ज्योग्राफी की, हमारे भारत का भौतिक सिद्धांत की बुक का पहला चैप्टर भूगोल एक विषय के रूप में। तो देखिए, शुरू करते हैं हम इसे। अध्याय नंबर हमारा 1 है। ठीक है, देखिए, आपने माध्यमिक स्तर तक भूगोल का अध्ययन सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के एक घटक के रूप में किया है। मतलब आपने देखेंगे हाई स्कूल तक, मतलब 10वीं क्लास तक आप देखेंगे आपने इस भूगोल विषय का अध्ययन एक सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के रूप में किया है, पाठ्यक्रम के रूप में किया है। देखिए, आप विश्व एवं इसके विभिन्न भागों के भौगोलिक तथ्यों से परिचित हैं, आपको पता है ना इनके बारे में। अब आप भूगोल का अध्ययन एक स्वतंत्र विषय के रूप में करेंगे। अब कैसे? एक स्वतंत्र विषय के रूप में भूगोल का अध्ययन करेंगे तथा पृथ्वी के भौतिक वातावरण समझ में आ रहा है आपको? जैसे आपकी स्थल, पठार, पर्वत, मैदान, ये क्या है? भौतिक है। तो भौतिक वातावरण, मानवीय क्रियाओं और इसका मानव का कौन कौन सी क्रिया हैं, मानवीय क्रियाओं एवं उनके अंतर प्रक्रियात्मक संबंध के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे इसमें। ठीक है, तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बिल्कुल इजी है। ठीक है, और जिन बच्चों ने ये हमारी क्लास कंटिन्यू की है ना 10वीं तक, तो यकीन मानिए उनको तो बहुत अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, यहां आप एक प्रासंगिक प्रश्न पूछ सकते हैं कि हमें भूगोल क्यों पढ़ना चाहिए। ठीक है, यह धरातल पर रहते हैं, हम धरातल पर रहते हैं, हमारा जीवन हमारे परिस्थान से अनेक रूपों में प्रभावित होता है। हमारा जीवन क्या होता है? अनेक रूपों में प्रभावित होता है। हम निर्वाह के लिए अपने आसपास के संसाधनों पर निर्भर करते हैं। हमें अपना निर्वाह करना है तो हमारे जो आसपास संसाधन उस पर क्या करते हैं? हम निर्भर हैं। क्या संसाधन? मतलब जो हमारे जरूरी के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं वो हमारे संसाधन है।
तो हमने संसाधन वाला चैप्टर हमने बड़े गहराई से पढ़ाया है, आप देख सकते हैं, है ना। आदिम समाज अपने भरण पोषण के लिए प्राकृतिक निर्वाह संसाधनों जैसे पशुओं एवं खाद्य पौधों पर आश्रित था। आदिम समाज मतलब जो भी जनजातीय क्षेत्र के लोग होते हैं उनकी बात हो रही है, आदिवासी लोगों की, है ना। समय बीतने के साथ हमने तकनीकों का विकास किया, जैसे समय बीता हमने क्या किया, तकनीकों का विकास किया तथा प्राकृतिक संसाधनों यथा भूमि मृदा जल का उपयोग करते हुए अपना आहार उत्पादन प्रारंभ किया। मतलब आहार मतलब खाने की चीजों को हमने उगाना शुरू किया। हम अपने भोजन की आदतों एवं वस्त्र को मौसमी दशाओं के अनुरूप समायोजित किया। ठीक है, अब हम अपनी जो भी भोजन की हमें जो आदतें हैं, मतलब कौन से ऋतु में हमें कौन सा भोजन खाना चाहिए, है ना, कौन से वस्त्र पहनने चाहिए, तो इनके अनुसार हमने आपको समायोजित किया। ठीक है, ध्यातव्य मतलब ध्यान देने योग्य कि प्राकृतिक संसाधन आधार तकनीकी विकास भौतिक वातावरण के साथ अनुकूल एवं उसका परिष्करण सामाजिक संगठन तथा सांस्कृतिक विकास में विभिन्नता पाई जाती है। तो सारी बात लिखनी है इसमें, है ना, बिल्कुल इजी है, कोई बात नहीं है। तो बस यही है कि आप हमारे सेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, है ना। अब देखिए इसमें अगला क्या है, भूगोल एक छात्र के रूप में आपको धरातल पर विभिन्नता वाले सभी सत्यों के विषय में जानने के लिए उत्सुक होना चाहिए। भूगोल का जो एक छात्र होता है ना, तो भूगोल के एक छात्र को ये कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि जो भी भूगोल का विद्यार्थी है उसको जानने का उत्सुकता होनी चाहिए कि हमारे इस धरातल पर क्या क्या पाया जाता है और ये बना कैसे है। ठीक है, आप विविध प्रकार की भूमि एवं लोगों से परिचित हैं, विभिन्न प्रकार की भूमि से परिचित होंगे, विभिन्न प्रकार के लोगों से आप लोग परिचित होंगे, फिर भी समय के साथ होने वाले परिवर्तनों को समझने में रुचि रखते होंगे। फिर भी समय के अनुसार जो भी चेंजेस होता है तो आप उनके बारे में जानकारी लेने के लिए क्या चाहते होंगे, समझने की रुचि रखते होंगे। भूगोल आपको विविधता समझने तथा समय एवं स्थान के, भूगोल क्या करता है, भूगोल आपको जो भी विविधता है ना उसको समझने तथा समय एवं स्थान के, आगे देखते हैं, समय एवं स्थान के संदर्भ में ऐसी विभिन्नताओं को उत्पन्न करने वाले कारकों की खोज करने की क्षमता प्रदान करता है। कौन, भूगोल विषय। ठीक है भाई, भूगोल विषय ही तो बताता है कि हमारी किस राज्य की, किस देश की, है ना, विश्व में किस देश की कौन सी भौगोलिक स्थिति है, कौन से ठंडे प्रदेश हैं, कौन से ग्रीष्म ऋतु वाले प्रदेश हैं, है ना। तो यह हमारे इसमें हेल्प करता है। अब देखिए इससे आप में मानचित्र में परिवर्तित गोलक, जैसे हम बोलते ग्लोब, को समझने तथा धरातल के दृश्य ज्ञान की कुशलता विकसित होती है। मैं आपको थोड़ा अपना ग्लोब दिखा दूं। देखिए हमने शुरू में कहा था आपसे कि हमें इसमें कुछ नहीं पढ़ना ज्योग्राफी में, बस हमें इसकी नॉलेज लेनी है, इसकी हमको केवल यही पढ़ना है। ठीक है, और यही हम पढ़ते आ रहे हैं क्लास 6 से लेके, और यही हम पढ़ेंगे क्लास 12 तक लेके, एडवांस भी हम यही पढ़ेंगे। तो हमें इसके बारे में अच्छे से नॉलेज लेनी है। और हमने आपसे ये भी कहा था कि आप इसको अपने पास लेकर रखिए, 400-500 रुपये का आ जाता है, ज़्यादा महंगा आता नहीं है। ठीक है, आप इसे अपने टेबल पर रखिए तो आपको फायदा मिलेगा। तो देखिए इसकी स्थिति कैसी है ना, कहाँ, अब देखिए यहाँ पर कौन सी ऋतु है ना, ग्रीष्म ऋतु कहाँ पर होती है ना। अब देखेंगे अब हमारे उष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर हैं, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर हैं, है ना, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र कहाँ पर हैं, ये हमें सारी चीजें इसमें देखने को मिलेंगी। अब हम इसमें एक बार हम आपको सारी चीज तो नहीं बता देंगे, हमें स्टेप टू स्टेप चलना पड़ेगा। तो स्टेप टू स्टेप चलने के लिए हम आपको एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। जब आप एनसीईआरटी पढ़ लेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आने लगेंगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं अपने आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक, है ना, आधुनिक मतलब अभी मॉडर्न, तो आधुनिक वैज्ञानिक तकनीक यथा भौगोलिक सूचना तंत्र, जिसे बोलते हैं जीआईएस, संगणक मानचित्र कला के रूप में प्राप्त ज्ञान एवं कुशलता आपको राष्ट्र स्तरीय विकास में योगदान करने की योग्यता से लैस करती है। ठीक है, तो ये बात उन्होंने लिखी, आप देख लीजिए। अब आप अपना प्रश्न पूछना चाहेंगे, एनसीईआरटी बोल रही है, अब आप अगला प्रश्न पूछना चाहेंगे कि भूगोल क्या है, बताइए। अब प्रश्न करिए आप कि भूगोल क्या है। आप जानते हैं कि पृथ्वी हमारा आवास है, मतलब जिसमें हम लोग रहते हैं। यह पृथ्वी पर रहने वाले अन्य छोटे बड़े प्राणियों का भी आवास है। इस पृथ्वी पर केवल हम ही नहीं रहते, और भी इस पृथ्वी पर छोटे बड़े प्राणी रहते हैं। इसके साथ साथ आप इस देखेंगे इस पृथ्वी पर पर्वत हैं, पठार हैं, नदियां हैं, सागर हैं, महासागर हैं, है ना, चट्टाने हैं, बहुत सारी चीजें हैं।
पृथ्वी की सतह एक रूप नहीं है भाई, एक जैसी तो नहीं है। कहीं पर बहुत ऊंचे ऊंचे पठार हैं, कहीं पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, है ना। आप हिमालय पर्वत देख लीजिए, ठीक है, और भी पर्वत आप उनको देख लीजिए, अरावली पर्वत देख लीजिए, है ना, एंडीज पर्वत देख लीजिए। इसलिए हमारी पृथ्वी एक रूप नहीं है। इसके भौतिक स्वरूप में भिन्नता होती है। यहाँ पर्वत, पहाड़ियां, घाटियां, मैदान, पठार, समुद्र, झील, रेगिस्तान, वन एवं उजाड़ क्षेत्र मिलते हैं। उजाड़ मतलब रेगिस्तान क्षेत्र, ठीक है, ये मिलते हैं। यहाँ सामाजिक एवं सांस्कृतिक तत्वों में भी भिन्नता पाई जाती है। भाई जैसे जैसी भौगोलिक स्थिति है वैसे ही वैसे सामाजिक स्थिति में अंतर होगा, मतलब उनके रहने सहने पर, उनके खान पान पर। क्यों? जहां जैसी चीज उत्पन्न होगी ना, वहां का व्यक्ति उसी को ही ज्यादा मात्रा में खाएगा, ठीक है। जहां चावल पैदा अधिक होता है तो उनका मुख्य आहार चावल हो गया। जहां मक्का अधिक पैदा होती है तो उनका मुख्य खाद्य क्या हो गया? मक्का हो गई। जहां बाजरा अधिक पैदा होता है तो वहां पर वो लोग बाजरा अधिक खाते हैं, ठीक है। तो जो चीज जहां अधिक मात्रा में पाई जाती है ना, वो वहां के लोगों का वही एक मुख्य खाद्य पदार्थ बन जाता है। अब उसी के अनुसार उनकी सांस्कृतिक स्थिति बन जाती है ना। कल्चर उनका वैसे हो जाता है, उनके रहने के घर उसी के अनुसार होंगे, उनका पहनावा उसी के अनुसार होगा। किसके अनुसार? भौगोलिक स्थिति के अनुसार। और भौगोलिक स्थिति के अनुसार आपकी जलवायु होती है। तो ये सारी चीज हम इसमें आपको बता रहे हैं। जो सांस्कृतिक विकास की पूर्ण अवधि में मानव द्वारा सृजित ग्रामों, नगरों, सड़कों, रेलों, पत्तनों, बाजारों एवं मानव जनित अन्य के तत्वों के रूप में विद्यमान है, ठीक है। अब मान के चलो कोई समुद्र तटीय क्षेत्र है तो वहां पर बंदरगाह बना दी जाते हैं, ठीक है। तो वही चीज हमें ध्यान रखनी थोड़ी। अब देखिए, उक्त भिन्नता में भौतिक पर्यावरण एक सांस्कृतिक लक्षणों के मध्य संबंधों को समझने का संकेत निहित होता है, ठीक है। भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है। क्या करता है? एक मंच प्रस्तुत करता है। भौतिक पर्यावरण मतलब, आप भौतिक पर्यावरण समझ रहे हैं ना। भौतिक पर्यावरण मतलब जो वस्तुएं हम अपनी आंखों से देख भी रहे और हम उनको स्पर्श भी कर सकते हैं। अपना धरातल ले लीजिए, आप अपनी नदियां देख लीजिए, है ना, पठार देख लीजिए, पर्वत देख लीजिए, और भी चीजें हैं, ये हमारे भौतिक पर्यावरण के अंग हैं। अब देखिए, भौतिक पर्यावरण एक मंच प्रस्तुत करता है जिस पर मानव समाजों ने अपने सृजनात्मक क्रियाकलापों का ड्रामा अपनी तकनीकी विकास से प्राप्त उपकरणों द्वारा मंचित किया। मतलब यह है कि जो भी हम भौतिक पर्यावरण देख रहे हैं उसमें मानव ने अपनी जरूरत के अनुसार टेक्नोलॉजी का यूज करके अपनी आवश्यकता अनुसार वस्तुओं को उत्पादित करके अपनी क्रियाकलाप कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया। अब आप पहले पूछे गए प्रश्न को देखें, भूगोल क्या है, तो अब उत्तर देने का सक्षम प्रयास कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। तो अब आप एक बार खुद पूछिए आप अपने से कि भूगोल क्या है। तो हमने जो अभी बताया है आप उसको देख सकते हैं। अत्यंत सरल शब्दों में यह कहा जा सकता है क्या कि भूगोल पृथ्वी का वर्णन है, ठीक है। सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग इरेटोस्थेनीज एक ग्रीक विद्वान जब 276 से 141 ईस्वी पूर्व ने किया था, ठीक है। यह शब्द ग्रीक भाषा के दो मूल जियो ग्राफोस पृथ्वी एवं वर्णन से प्राप्त किया है। दोनों को एक साथ रखने पर इसका अर्थ बनता है, ठीक है, पृथ्वी का वर्णन मतलब जियोग्राफी। पृथ्वी को सर्वदा मानव के आवास के रूप में देखा गया है। भाई मानव आवास के रूप में तो है ही, और इस दृष्टि से विद्वान भूगोल को मानव के निवास के रूप में पृथ्वी का वर्णन परिभाषित करते हैं। तो देखिए आप लोग, आप इस तथ्य से तो परिचित ही है भाई, आप इस तथ्य से तो परिचित ही हैं कि यथार्थता मतलब जो सत्य है, मतलब जो हमको जैसा है वो वैसा ही है, मतलब वो होता है यथार्थता। पर्वत है तो पर्वत ही है। आपको यथार्थवाद और आदर्शवाद हम किसी दिन बताएंगे, अभी फिर हमारी क्लास चल रही है तो हम आपको बता दें। मतलब यथार्थ मतलब होता है जैसा हमें है वो है। जैसे हमारी ये वॉच है तो ये वॉच ही है, ठीक है, ये बात है। तो यथार्थता मतलब बहुआयामी होती है तथा पृथ्वी भी बहुआयामी है। इसीलिए अनेक प्राकृतिक विज्ञान जैसे भौमिकी, मृदा विज्ञान, समुद्र विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, जीव विज्ञान, मौसम विज्ञान तथा अन्य सह विज्ञान सामाजिक विज्ञान के अनेक सहयोगी विषय हैं, जैसे अर्थशास्त्र, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीति विज्ञान, नृविज्ञान इत्यादि धरातल की वास्तविकता के विभिन्न पक्षों का अध्ययन करते हैं। मतलब जो क्या है,
धरातल पर जो भी वास्तविक है, जो यथार्थ है, वो इनके माध्यम से अध्ययन किया जाता है। भूगोल अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा विविध तंत्र में भिन्न है। भूगोल क्या है? अन्य विज्ञानों से विषय वस्तु तथा द्वितीय तंत्र में भिन्न है, परंतु साथ ही अन्य विषयों से इसका निकट संबंध है। जैसे आप देखेंगे, आप साइंस देख लेंगे तो साइंस से इसका संबंध है। आप समाजशास्त्र देख लेंगे, इससे इसका संबंध है ना। आप और भी चीज पढ़ते हैं ना, उससे भी इसका संबंध निकलेगा। आप इकोनॉमी देख लिए, अर्थशास्त्र देख लीजिए, इसका इससे भी संबंध है भूगोल का, है ना। तो यही बात इसने कही है, भूगोल सभी प्राकृतिक एवं सामाजिक विषयों से सूचना आधार प्राप्त कर उसका संश्लेषण करता है। तो संश्लेषण, इस शब्द का अर्थ आप हमें बता देंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। हमें पृथ्वी पर भौतिक तथा सांस्कृतिक वातावरण में भिन्नता दिखाई पड़ती है। अनेक तत्वों, देखिए हमारी जो पृथ्वी है, इस पर आप देखेंगे भौतिक और सांस्कृतिक जो वातावरण है, इसमें भिन्नता दिखाई पड़ती है। मैंने जैसे अभी आपको बताया कि आप भारत का कल्चर देखिए, फिर आप चाइना का देखिए, फिर आप यूएसए का देखिए, वहां का रहन सहन, वहां का खान पान, वहां के लोगों में अंतर, वहां के कल्चर में अंतर, ये सब आपको देखने को मिलता है। ये कहां पर? आपके पृथ्वी पर ही तो है। यही बात इसमें कही गई है। अनेक तत्वों में समानता तथा कई में असमानता पाई जाती है, ठीक है। कई कई तो समान मिल जाते हैं और किसी किसी में तो असमानता पाई जाती है। अतः भूगोल को क्षेत्रीय भिन्नता का अध्ययन मानना तार्किक लगता है, ठीक है। इस प्रकार भूगोल को उन सभी तथ्यों का अध्ययन करना होता है जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं। जो क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न होते हैं, हमें उनका भी अध्ययन करना होता है। भूगोल वेत्ता मात्र धरातल पर तथ्यों में विभिन्नता का अध्ययन नहीं करते, अपितु उन कारकों का भी अध्ययन करते हैं जो इन विभिन्नताओं के कारण होते हैं, ठीक है। अब इसको देखिए, उदाहरण आप देखेंगे, फसल का स्वरूप एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में भिन्न होता है, तो हम इसका अध्ययन करते नहीं करते? करते हैं। किंतु यह भिन्नता एक तथ्य के रूप में मिट्टी, जलवायु, है ना, बाजार में मांग, किसानों की व्यय क्षमता, तकनीक, निवेश की उपलब्धता आदि में भिन्नता से संबंधित होती है, ठीक है। अब देखिए, किसी प्रदेश की मिट्टी में अंतर आप देख लेंगे, किसी प्रदेश में सूखा पड़ जाता है, किसी प्रदेश में बाढ़ आ जाती है, किसी प्रदेश में समान रूप से वर्षा होती है, किसी प्रदेश में आप देखेंगे कि जो भी तकनीकी हैं, जो भी मशीनरी है, वो अधिक मात्रा में मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ों में अंतर होता है ना। अंतर होता है तो हर क्षेत्र में भी इनकी रहन सहन, इनकी कृषि या खान पान में भी अंतर होता है। इस प्रकार भूगोल की दिलचस्पी किन्हीं दो तत्वों या एक से अधिक तत्वों के मध्य कार्य कारण संबंध को ज्ञात करने में है, ठीक है। तो आप बताइए, चीजें आपको समझ में आ रही होंगी, है ना। अब देखिए आगे हम देखते हैं, एक भूगोल वेत्ता तथ्यों की व्याख्या कार्य कारण संबंधों के ढांचे में ही करता है, क्योंकि यह केवल व्याख्या में ही सहायक नहीं होता, अपितु तथ्य के पूर्वानुमान एवं भविष्य के परिप्रेक्ष्य में देखने की क्षमता भी रखता है, ठीक है। ये चीज आप देखेंगे इसमें। भौतिक तथा मानवीय दोनों प्रकार के भौगोलिक तथ्य स्थैतिक नहीं है। कैसे नहीं है? स्थैतिक नहीं है। आप स्थैतिक मतलब जानते हैं ना, ठीक। स्थैतिक नहीं है, अपितु गत्यात्मक होते हैं, चलायमान होते हैं, स्थित नहीं रहते। वे सतत परिवर्तनशील पृथ्वी तथा अथक एवं निरंतर सक्रिय मानव के बीच आबद्ध प्रतिक्रियाओं के फलस्वरूप कालांतर में परिवर्तित होते रहते हैं। क्या होते हैं? ये चेंजेस होते रहते हैं समय के अनुसार, है ना। अब देखिए, आदिम मानव समाज अपने निकटतम पर्यावरण पर सीधे तौर पर निर्भर करता है। मतलब जो भी आदिवासी लोग होते हैं ना, उनकी बात हो रही है, ठीक है। तो वो अपने जो पर्यावरण पर जो चीज मिलती है वो उन्हीं पर ही डिपेंड होते हैं। वहाँ के जो पर्यावरण में, मतलब वहाँ के जो वन पाए जाते हैं, जंगल पाए जाते हैं, वहाँ पे जो फल कंदमूल मिलते हैं वो खाते हैं, है ना। जानवरों को भी खाते हैं वो, है ना। तो वो बात है। अब ऐसा नहीं है, भूगोल इस प्रकार प्रकृति तथा मानव के समग्र इकाई के रूप में अंत प्रक्रिया के अध्ययन से संबंधित है। किसी अंत प्रक्रिया, ठीक है। मानव प्रकृति का एक अंगभूत भाग है। कैसा? अंगभूत भाग। कौन? मानव। तथा वह प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। समझ रहे ना मेरी बात को? वो प्रकृति पर अपनी छाप छोड़ता है। प्रकृति मानव जीवन के विभिन्न पक्षों को प्रभावित करती है। इसकी छाप उसके वस्त्र, आवास, व्यवसाय आदि पर देखी जा सकती है, ठीक है। तो ये आप समझ रहे होंगे, मानव ने प्रकृति के साथ समझौता, अनुकूलन अथवा
अपरिवर्तन के माध्यम से किया है। तो मानव ने प्रकृति के साथ समझौता कैसा किया है? अनुकूलन, है ना, ठीक है, और अपरिवर्तन से किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि वर्तमान समाज आदिम समाज की अवस्था पार कर चुका है, ठीक है। पहले जो वर्तमान समाज है, पहले वो आदिम समाज में रहता था, लेकिन अब वो पैसा नहीं है। अब वो आज के जमाने में आप देखेंगे तो आज का समाज जो कैसा है, एक तकनीक युक्त है। पहले के कल्चर में और अब के कल्चर में अंतर आप देखने को मिल सकता है, आपको थोड़ा बहुत आप देखेंगे। मतलब आदिम समाज जैसा अंतर, मतलब कल्चर जैसा नहीं है ना, आप ये देखेंगे। उसने तकनीकी का खोज एवं प्रयोग द्वारा अपने अस्तित्व के लिए सन्निकट परिवेश को अपरिवर्तित कर प्राकृतिक संसाधनों का समुचित उपयोग करते हुए अपने कार्यक्षेत्र के क्षितिज में परिवर्धन कर लिया है। मतलब आप देखेंगे उसने टेक्नोलॉजी का यूज करके, उसने अपने चीजों को अपने लिए यूज करके अपने कल्चर को पहले से चेंज कर लिया। ये इसका मतलब ये है, ठीक है। अब आदिम समाज आप देखेंगे, मतलब आदिवासी समूह को देखिए, उनके पास टेक्नोलॉजी का अभाव है, शिक्षित नहीं है वो लोग, तो वो उसी कल्चर में रह रहे हैं। लेकिन आप जो पहले जो समाज था, पहले आदिम समाज जैसा था, लेकिन उसको ज्ञान हुआ, उसने टेक्नोलॉजी यूज की, है ना, उसने वस्त्र बनाए, उसने उद्योग लगाए, उसने और भी चीज लगाई, खेती करना सीख गया, तो वो क्या पहले जैसा है? नहीं। वही बात इसमें कही गई है। अब देखिए, तकनीकी के क्रमशः विकास के साथ मानव अपने ऊपर भौतिक पर्यावरण के द्वारा कसे हुए बंधन को ढीला करने में सक्षम हो गया। इसके माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। तकनीकों ने श्रम की कठोरता को कम कर दिया, श्रम अक्षमता को बढ़ा दिया। मतलब जो श्रम करने योग्य नहीं था, अब वो भी कर सकता है टेक्नोलॉजी से। अवकाश का प्रावधान करते हुए मानव को उच्चतर आवश्यकताओं को पूर्ण करने का अवसर दिया। देखिए कितना चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है। उससे उत्पादन के पैमाने एवं श्रम की गतिशीलता में भी वृद्धि हुई। भौतिक वातावरण एवं मानव के अन्योन्य क्रिया को एक कवि द्वारा संक्षेप में मानव एवं ईश्वर के बीच निम्न वार्तालाप के माध्यम से व्यक्त किया गया है। देखिए क्या कहा है, आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। क्या बोल रहे हैं? आपने, मतलब ईश्वर ने मिट्टी बनाई है, लेकिन कप तो इंसान ने बनाया ना, वही बात है। देखिए, आपने मिट्टी का सृजन किया, मैंने कप का निर्माण किया। आपने रात्रि का सृजन किया, मैंने दीपक बनाया। मतलब आपने रात्रि बना दी, लेकिन उस रात्रि में मुझे देखने के लिए मैंने दीपक बना लिया। आपने बंजर भूमि, पहाड़ी भूभाग एवं मरुस्थलों का सृजन किया, और मैंने फूलों की क्यारी तथा बाग बगीचे बनाए। देखिए, है ना, कैसे कनेक्ट चीज हो रही है ना। प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए मानव अपने सृजनात्मक योगदान का दावा करता है। मतलब मैंने अपने टेक्नोलॉजी का यूज करके, अपने कौशल का यूज करके मैंने ये चीज वर्तमान में बना ली। तकनीकी सहायता से मानव आवश्यकता की अवस्था से स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ है। ठीक है, किसकी? फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता की ओर अग्रसर हुआ है। मतलब अब पहले जैसा नहीं है वो। अब देखिए, उसने सर्वत्र अपनी छाप छोड़ी तथा प्रकृति के सहयोग से नई संभावनाओं का सृजन किया। इस प्रकार हमें मानवीकृत प्रकृति तथा प्रकृति से प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। इसी प्रकृति प्रभावित मानव के दर्शन होते हैं। अब देखिए, मनुष्य को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए देखिए कितना, अब देखिए ना, वायुयान का यूज कर रहा है, हेलीकॉप्टर का यूज कर रहा है, और नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है तो कुछ ही घंटों में कई किलोमीटर चलती हैं, कई सैकड़ों किलोमीटर चलती हैं। अब देख सकते हैं। अब आप देखेंगे कि आप फोन में या अपने लैपटॉप में, आप अपने पीसी में आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर यहाँ है, अगर वो अमेरिका में वार्तालाप करना चाहता है तो आप वीडियो कॉन्फ्रेंस में बात कर सकते हैं। क्या है? टेक्नोलॉजी। भूगोल इसी अंतर प्रक्रियात्मक संबंध का अध्ययन करता है। परिवहन एवं संचार के साधनों के जाल तथा पदानुक्रमिक केंद्रों के माध्यम से क्षेत्र समकालिक और संगठित हो गए हैं, जैसे मैंने अभी आपको बता दिया। एक सामाजिक विज्ञान के रूप में भूगोल इसी क्षेत्रीय समाकलन एवं संगठन का अध्ययन करता है। अब देखिए, एक वैज्ञानिक विषय के रूप में भूगोल 3 वर्गीकृत प्रश्नों से संबंधित है। आपको देखिए कौन से 3 प्रश्न है। देखिए, कुछ प्रश्न धरातल पर पाए जाने वाले प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं के प्रतिरूप की पहचान से जुड़े हैं। जो धरातल पर जो भी सांस्कृतिक, है ना, प्राकृतिक विशेषताएं पाई गई है ना, उनके पहचान से जुड़े हैं। क्या प्रश्न के उत्तर देते हैं? अब देखिए, दूसरा इसमें क्या है, कुछ प्रश्न पृथ्वी पर भौतिक, सांस्कृतिक,
तत्वों के वितरण से संबंधित होते हैं। जो कहाँ प्रश्न से संबंधित होते हैं, सब मिलकर उक्त तो दोनों प्रश्नों में प्राकृतिक एवं सांस्कृतिक तत्वों के वितरण एवं स्थिति को ध्यान में रखा गया है। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको क्लास अच्छी लग रही होगी, क्योंकि हमारी क्लास 11th की ज्योग्राफी का जो पहला अध्याय है, हमें इसमें थोड़ा जो ओवरव्यू दिया गया है इसमें कि हमारा भूगोल कैसे संबंधित है ना, लोग पहले कैसे थे अब कैसा हो गया, भूगोल का लोगों के संबंध में किस तरह से संबंधित है और ये अन्य विषयों से कैसे कनेक्ट होता है, ये सारी बात इसमें दी जा रही हैं। तो दोस्तों हमें यूपीएससी निकालना है ना, तो हमें पढ़ना ही पड़ेगा, सपनों के लिए जागना ही पड़ेगा। सिकंदर बनना है तो अपने सपनों के लिए रात में जागना पड़ेगा, और यूपीएससी निकालना है मेहनत तो करनी पड़ेगी। दोस्तों अब आप इसमें देखिए कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो अगर आपने अभी तक पढ़ा है, मतलब आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी है, तो आप इसे आसानी से समझ रहे होंगे, क्योंकि इसमें वर्ड है ना, वो अब थोड़ा स्टैंडर्ड थोड़ा हाई हो गया है। स्टैंडर्ड आपका थोड़ा अब हाई हो गया, क्योंकि अब पहले तो आप क्लास 6 में, फिर पहुंचे क्लास 7th में, क्लास 8 में आए, क्लास 9th में पहुंच गए, क्लास 10th में हो करके आप क्लास 11th में आ गए हो, तो स्टैंडर्ड तो थोड़ा आपका ऊंचा हो गया है ना। अब आप देखिए यही चीज़ आपको पढ़ने में 6 साल लग जाती, लेकिन हमने वो देखिए कुछ महीनों में ख़त्म करा दिया है ना, 1 महीने के आसपास ख़त्म करा दिया हमने, देख लिए है ना। तो देखिए, तो आपका बेसिक तो क्लियर हुआ होगा, अगर आपने क्लास किया तो बेसिक क्लियर किया, मतलब बेसिक क्लियर आपका हो गया होगा। अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे ना, मतलब जिन बच्चों ने अभी क्लास नहीं की हमारी पहली वाली, तो हमारी जो मैराथन पढ़ने वाली है ना, क्लास 6 की मैराथन पढ़ी हुई है, आप मतलब अवेलेबल है यूट्यूब पर, देख लीजिए। क्लास 7th की देख लीजिए, क्लास 8 की देख लीजिए, मतलब जो भी मैराथन है ना, आप उनको देख लीजिए, है ना। जब वो आप देख लेंगे एक बार, 1-2 बार इसको देखेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों हम एनसीईआरटी क्यों करते हैं पता है? अगर यही चीज आप यहां ना पढ़ते और आप जाके एडवांस जाके पढ़ते, और आपके सामने कोई टॉपिक आता, जैसे मान लीजिए वायुमंडलीय संरचना, ये टॉपिक आता, वायुमंडल के घटक पूछे जाते, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, है ना, कितनी परतें पाई जाती हैं हमारे वायुमंडल की, है ना, क्षोभ मंडल क्या है, समता मंडल क्या है, मध्य मंडल क्या है, आड़ मंडल क्या है, बाहर मंडल क्या है, ये सारी चीज पूछी जाती, तो आप नहीं समझ पाते। लेकिन वो आप जाने से पहले आप चीज यहाँ पढ़ लेंगे एक बार, फिर वो आपको थोड़ा जी लगेगा हमने कहीं देखा है, मतलब पहचाना सा, तो फिर आपको आसानी होने लगेगी। तो चलिए शुरू करते हैं हम इसको आगे। देखिए, तो हम आपसे यही कहेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, है ना, क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो आप तो इतना, आपके द्वारा इतना तो करता बनता ही है ना। तो आप इसे दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए और उनको बताइए, देखिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना जरूरी है अपनी एग्जाम के लिए। देखिए, इन प्रश्नों से कौन से तत्व कहाँ स्थित हैं से संबंधित सूचीबद्ध सूचनाएं प्राप्त होती हैं। औपनिवेशिक काल से ही यह उपागम बहुत प्रचलित रहा है। इन 2 प्रश्नों में तीसरे प्रश्न के जुड़ने तक भूगोल एक वैज्ञानिक विषय नहीं बन सका। ठीक है, तीसरा क्या है, यह तृतीय प्रश्न व्याख्या अथवा तत्वों एवं तथ्यों के मध्य कार्यकरण संबंध से जुड़ा हुआ है। इससे कार्यकरण संबंध से भूगोल का यह पक्ष क्यों प्रश्न से जुड़ा हुआ है? एक विषय के रूप में भूगोल का क्रोध क्षेत्र से संबंधित होता है तथा स्थानिक विशेषता एवं गुणों का विवेचन करता है। यह क्षेत्र में तथ्यों के वितरण, स्थिति एवं केंद्रीकरण के प्रतिरूप का अध्ययन करता है ना। क्षेत्र में जो तथ्यों के वितरण हैं, उनकी स्थिति कैसी है, उनका केंद्रीकरण का प्रतिरूप कैसा है, इन सारी चीजों का अध्ययन इसमें होता है। इन प्रतिरूपों की व्याख्या करते हुए उनका स्पष्टीकरण देता है कि यह मानव तथा उसके भौतिक वातावरण के मध्य गत्यात्मक, है ना, गत्यात्मक अंतर प्रक्रिया से उपजे तथा तथ्यों के बीच साहचर्य एवं अंतर संबंध का विश्लेषण करता है। तो इसमें एक ये शब्द आ रहा है, अंतर प्रक्रिया, तो आप इसे नोट कर लीजिए, है ना। जब आप मेंस आंसर लिखेंगे या जब आप उत्तर लेखन करेंगे, तो आप युवा को प्रेजेंट करेंगे, तो आपको जो भी लेखन है ना, लिखनी कला, वो आपकी अच्छी लगेगी, है ना। अब देखिए, भूगोल एक समाकलन विषय के रूप में, यानी इंटीग्रेटिंग, है ना। देखिए, भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय है
जो क्षेत्रीय संश्लेषण का प्रयास करता है ना। मतलब संश्लेषणात्मक मतलब हो गया कि कई क्षेत्र, कई विचार सब मिलकर के एक विचार देना। आप देखेंगे आपका भूगोल विषय है, आपके भूगोल विषय में आपका कई पार्ट हैं, है ना। आपका इसमें देखिए प्राकृतिक भूगोल हो गया, है ना। आप इसमें देखेंगे सामाजिक भूगोल हो गया, आर्थिक भूगोल हो गया, और आप अगर ऑप्शन पढ़ते हैं तो उसमें उसमें एनवायरमेंट भी आता है। तो क्या है, ये आपका संश्लेषणात्मक प्रक्रिया है भूगोल की। वही बात उन्होंने कर दी है। देखिए, तथा इतिहास कालिक संश्लेषण का प्रयास करता है। इसके उपागम की प्रकृति समग्रात्मक होती है। यह इस तथ्य को मानता है कि विश्व का एक परस्पर निर्भर तंत्र है। ठीक, आज वर्तमान विश्व से एक वैश्विक ग्राम प्रतिबोधन होता है। आज अब देखेंगे आप, एक विश्व है ना, विश्व को एक गांव के रूप में प्रतीत करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे जो भी इतना टेक्नोलॉजी के माध्यम से इतना सुविधाएं उत्पन्न हो गई हैं कि हमें जाने और आने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। आप एरोप्लेन के माध्यम से कुछ ही घंटों में विदेशों में जा सकते हैं। अब तो इसके अलावा और भी टेक्नोलॉजी आ रही है जो आपको 1 घंटे में कईयों किलोमीटर, मतलब कई सैकड़ों किलोमीटर पहुंचाएंगे आपको। देखिए रफ्तार, है ना। तो ये आपको एक गांव की तरह लगता है ना। जैसे गांव में जो भी गतिविधियां होती है ना, वैसे आप देख सकते हैं। परिवहन के बेहतर साधनों तथा बढ़ती हुई गम्यता के कारण दूरियां कम हो गई हैं। जैसे मैंने अभी आपको बता दिया, श्रव्य दृश्य माध्यमों, सुनने की और देखने की जो माध्यम है ना, व्हाट्सएप, वीडियो कॉल, है ना, कॉलिंग, और भी एग्जाम्पल ले लीजिए। तो एवं सूचना तकनीक ने आंकड़ों को बहुत समृद्ध बना दिया है ना। सूचना भेजते हैं हम अपनी तकनीक ने प्राकृतिक तथ्यों तथा आर्थिक एवं सामाजिक प्राचलन पैरामीटर के निरीक्षण एवं परीक्षण के बेहतर अवसर प्रदान किए हैं। ठीक है, भूगोल एक संश्लेषणात्मक विषय के रूप में अनेक प्राकृतिक तथा सामाजिक विज्ञानों से अंतरापृष्ठ संबंध है। यह आपकी बात इसमें लिखी हुई है। अब देखिए, प्राकृतिक या सामाजिक सभी विषयों का, प्राकृतिक या सामाजिक सभी विज्ञानों का एक मूल उद्देश्य है। ठीक, यथार्थता को ज्ञात करना। भूगोल यथार्थता से जुड़े तथ्यों के साचार को बोधगम्यता बनाता है। मतलब भूगोल जो विषय है ना हमारा, वो अधिक मात्रा में यथार्थता से जुड़ा हुआ है। ये बात उन्होंने कही है। ठीक है, रेखा चित्र 1.1 देखेंगे आप, तो भूगोल का अन्य विज्ञानों के साथ संबंध दर्शाता है। वस्तुतः विज्ञान से संबंधित सभी विषय भूगोल से जुड़े हैं। अब विज्ञान से जो भी विषय जुड़े हैं, जो भी विषय संबंधित हैं, वो आपके भूगोल से जुड़े हैं, क्योंकि उनके कई तत्व क्षेत्रीय संदर्भ में भिन्न भिन्न होते हैं। भूगोल स्थानिक संदर्भ में यथार्थता को समग्रता से समझने में सहायक होता है। ठीक है, अब देखिए, अतः भूगोल न केवल एक स्थान से दूसरे स्थान में तथ्यों की भिन्नता पर ध्यान देता है, अपितु उन्हें समग्रता में समकालिता करता है। ठीक है, अब देखिए, भूगोलवेत्ता को सभी संबंधित क्षेत्रों की व्यापक समझ रखने की आवश्यकता होती है। व्यापक समझ, है ना, जिससे कि वह उन्हें तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके। तार्किक रूप से संश्लेषित कर सके मतलब उसका पक्ष देख सके। इसमें कौन कौन से पक्ष हैं, यह संश्लेषण कुछ उदाहरणों की सहायता से सरलतापूर्वक समझा जा सकता है। जिससे यथा भूगोल ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। भूगोल क्या करता है? ऐतिहासिक घटनाओं को प्रभावित करता है। स्थानिक दूरी स्वयं विश्व के इतिहास की दिशा को परिवर्तित करने के लिए एक प्रभावशाली कारक है। ठीक है, क्षेत्रीय विस्तार लड़ाई के दौरान विशेषकर पिछली शताब्दी में कई देशों के लिए सुरक्षा का साधन बना। ठीक है, परंपरागत युद्ध में बड़े आकार वाले देशों ने अधिक स्थान छोड़कर समय का लाभ प्राप्त किया। नए विश्व के देशों के चारों तरफ विस्तृत समुद्र द्वारा प्रदत्त रक्षा कवच उन्हें उनकी मिट्टी पर युद्ध होने से बचाता रहा। मतलब जो भी द्वीप, लेकिन जो भी देश समुद्र से घिरे हुए हैं उनकी बात हो रही है। ठीक है, अब देखिए, यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें, है ना, यदि हम विश्व की प्रमुख ऐतिहासिक घटनाओं का विवेचन करें तो उनमें से प्रत्येक की भौगोलिक व्याख्या की जा सकती है। यह आप कर सकते हैं प्रत्येक, है ना। भारत में हिमालय एक महान अवरोध के रूप में देश की रक्षा कर रहा है। क्या कर रहा है? यह देश की रक्षा कर रहा है, परंतु उसमें विद्यमान दर्रे
मध्य एशिया के आक्रमणकर्ताओं एवं प्रव्रजकों को मार्ग की सुविधा देते रहे। मतलब जिनके जो भी दर्रे हैं ना, उनके जो भी आक्रमण करने वाले जो आए थे भारत देश में, है ना, आप देखेंगे, और वो जो प्रव्रजक हैं इनको मार्ग की सुविधा ये देता रहा। कौन है? दर्रा। अब देखिए, सामुद्रिक किनारे दक्षिण पूर्व एशिया, यूरोप तथा अफ्रीका से संपर्क को प्रोत्साहित करते रहे। मतलब इनसे संपर्क हमारा बना रहा। नौ संचालन आप देखेंगे, मतलब जो भी जो मतलब नौका चलती है ना, पानी की जहाज में बोलेंगे आप लोग, तो नौ संचालन तकनीक ने यूरोपीय देशों को भारत सहित कई एशियाई एवं अफ्रीकी राष्ट्रों पर उपनिवेशीकरण करने में सहायता की थी। ठीक है, उपनिवेशीकरण जानते ना आप लोग, जैसे भारत पर अंग्रेजों ने उपनिवेशीकरण किया था, है ना, क्योंकि उन्हें समुद्र के माध्यम से गम्यता मिली। मतलब समुद्र के माध्यम से लोग आए गए। भौगोलिक तत्वों द्वारा विश्व के विभिन्न भागों में इतिहास की धारा के अपरिवर्तन के अनेक उदाहरण मिलते हैं। प्रत्येक भौगोलिक तथा समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। प्रत्येक भौगोलिक तत्व क्या होता है? समय के साथ चेंजेस होते रहते हैं, उसमें परिवर्तन होते रहते हैं। समय के परिप्रेक्ष्य में उसकी व्याख्या की जा सकती है। भू आकृति, जलवायु, वनस्पति, आर्थिक क्रियाएं, है ना, व्यवसाय एवं सांस्कृतिक विकास ने एक निश्चित ऐतिहासिक पथ का अनुसरण किया है। ठीक है, मतलब आप इनके बारे में इतिहास से समझ चीजों को देख सकते हैं, है ना। अनेक भौगोलिक तत्व विभिन्न संस्थानों द्वारा एक विशेष समय पर निर्णय लेने की प्रक्रिया के प्रतिफल होते हैं। उदाहरण के आप तौर पर देखेंगे, उदाहरण तो अस्थान व स्थान से 1500 किलोमीटर दूर है, जिससे विकल्प के रूप में यह भी कहा जा सकता है कि अस्थान व से 2 घंटा दूर है, यदि हवाई जहाज से यात्रा की जाए तब की बात हो रही है, या 17 घंटा दूर है यदि तीव्रगामी रेलगाड़ी से यात्रा की जाए तब। इसी कारण समय भौगोलिक अध्ययन के चतुर्थ आयाम के रूप में एक है ना समाकल भाग माना जाता है ना। भारत, देखिए कृपया 3 अन्य आयामों का उल्लेख कीजिए, है ना। रेखा चित्र संख्या 1.1 में देखा है। विभिन्न प्राकृतिक एवं सामाजिक विज्ञानों से भूगोल का संबंध प्रचुर रूप से चित्रित करता है। ये चैप्टर आपको थोड़ा फैक्चुअल सा लग रहा होगा, लेकिन ये हमारी चीज जो लिखी है हमारे लिए जानना जरूरी है। ठीक है, अब देखिए, पुनः स्मरण है तो कृपया चित्र 1.1 का अध्ययन करें। इससे यह स्पष्ट प्रकट होता है कि भूगोल अध्ययन एक अंतर शिक्षण विषय है। मतलब अंतर शिक्षण विषय है ना। प्रत्येक विषय का अध्ययन कुछ उपागमों के अनुसार किया जाता है। इस दृष्टि से भूगोल के अध्ययन के 2 प्रमुख उपागम हैं, विषय वस्तुगत क्रमबद्ध एवं प्रादेशिक विषय वस्तुगत भूगोल का उपागम वही है जो सामान्य भूगोल का होता है। यह उपागम एक जर्मन भूगोलवेत्ता अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट द्वारा प्रवर्तित किया गया। कब किया गया था ये 1769 से लेकर 1859 में। जबकि प्रादेशिक भूगोल का विकास हम्बोल्ट के समकालीन एक दूसरे जर्मन भूगोलवेत्ता कार्ल रिटल द्वारा किया गया। कब? 1719 से लेकर 1859 में। ठीक है, विषय वस्तुगत उपागम में एक तथ्य का पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। विषय वस्तुगत उपागम में ये होता है, एक तथ्य के ऊपर आप देखेंगे पूरे विश्व स्तर पर अध्ययन किया जाता है। जैसे कि आप देखेंगे जलवायु का अध्ययन करते हैं, है ना, और भी चीजें उनका अध्ययन करते हैं। तो हम जलवायु का अध्ययन पूरे विश्व के स्तर पर देखते हैं, भारतीय स्तर पर देखते हैं, लेकिन हम उसको पूर्व विश्व के स्तर पर भी पढ़ते हैं। तत्पश्चात क्षेत्रीय स्वरूप के वर्गीकृत प्रकारों की पहचान की जाती है। उदाहरण देखेंगे, यदि कोई प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो सर्वप्रथम विश्व स्तर पर उसका अध्ययन किया जाएगा। मतलब जो कोई व्यक्ति अगर प्राकृतिक वनस्पति के अध्ययन में रुचि रखता है तो वो क्या करेगा? वो विश्व स्तर के अध्ययन करेगा, है ना। आप देखेंगे कि भूमध्यरेखीय क्षेत्रों में किस प्रकार वन पाए जाते हैं ना, कौन सी वनस्पति होती है, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कौन सी होती है, उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में कौन सी होती है, शीतकटिबंधीय क्षेत्र में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, तो ये सारी चीजें इसमें देखने को मिलती हैं। फिर प्रकारात्मक वर्गीकरण, जैसे विषुवतरेखीय, सदाबहार वन, नरम लकड़ी वाले कोणधारी वन अथवा मानसूनी वन इत्यादि की पहचान, उनका विवेचन तथा सीमांकन करना होगा। यही बात है जो अभी हमने आपको बताई। प्रादेशिक उपागम में विश्व को विभिन्न पदानुक्रम स्तर के प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, फिर भी एक विशेष प्रदेश में सभी भौगोलिक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है,
अब देखिए, ये प्रदेश प्राकृतिक, राजनीतिक, निर्दिष्ट यानी नामित प्रदेश हो सकते हैं, इसका अध्ययन करेंगे उनका, है ना। एक प्रदेश में तथ्यों का अध्ययन समग्रता से विविधता में एकता की खोज करते हुए किया जाता है। द्वैतवाद भूगोल की मुख्य विशेषता है, इसका प्रारंभ से ही विषय में परिवर्तन हो चुका था। द्वैतवाद यानी दुविधा, दुविधा अध्ययन में महत्व दिए जाने वाले पक्ष पर निर्भर करता है। पहले विद्वान भौतिक भूगोल पर बल देते थे। किस पर? भौतिक भूगोल पर। परंतु बाद में स्वीकार किया कि मानव धरातल पर समकालिक मतलब मानव धरातल का समाकलित भाग है, वह प्रकृति का अनिवार्य अंग है। कौन? मानव। तो उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया, क्योंकि उसने माना कि मानव जो है ये भी धरातल का समाकलित भाग है, इसलिए उसने सांस्कृतिक विकास के माध्यम से भी योगदान दिया इस चीज को पढ़ने के लिए, है ना। इस प्रकार मानवीय क्रियाओं, जो भी मानवीय क्रिया होती है, तो इस प्रकार मानवीय क्रियाओं पर बल देने के साथ मानव भूगोल का विकास हुआ। तो आप पढ़ते हैं ना मानव भूगोल, आप देख सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि कौन सी चीज हमको कैसे कैसे पढ़ने को मिल रही है ना। देखिए, अब ये है भूगोल के क्षेत्र। देखिए कौन कौन से भूगोल के क्षेत्र हैं। क्या हमें इनमें सभी पढ़ने हैं? क्या हमें इनमें से सभी पढ़ने? तो देखिए सभी तो नहीं पढ़ने, है ना। तो जो जो पढ़ने हम वो हम आपको पढ़ाएंगे, ठीक है। अब देखिए भूगोल के क्षेत्र आप देखें कौन कौन चीज है। देखिए आपकी आर्थिक सांख्यिकी हो गई, है ना। गणित एवं खगोलिकी होगी आपकी, भूविज्ञान हो गया, मौसम विज्ञान हो गया, बेसी मारा है भूगोल के विषय में। देखिए भूगोल के क्षेत्र में जल विज्ञान हो गया, मृदा विज्ञान हो गया, है ना, जैसे हम बोलते हैं मृदा भूगोल। आपका वनस्पति विज्ञान हो गया, जिसे हम बोलते हैं पादप भूगोल। आपका प्राणी विज्ञान हो गया, जैसे हम बोलते हैं प्राणी भूगोल, ठीक है। आपका पारिस्थितिक विज्ञान हो गया, जैसे हम बोलते हैं मानव भूगोल। समझ रहे होंगे ना आप लोग। आप लोग पर्यावरण भूगोल को देखते हैं, ये होगा आपका पर्यावरण विज्ञान, है ना। सांस्कृतिक भूगोल आपका हो गया मानव शास्त्र। आप देखेंगे भौगोलिक चिंतन हो गया दर्शन शास्त्र, है ना। भौगोलिक चिंतन ये हो गया दर्शन शास्त्र। सामाजिक भूगोल जो आपका हो गया समाज शास्त्र, इससे हो गया आपका समाज शास्त्र से। अब देखिए ऐतिहासिक भूगोल, इतिहास से हो गया आपका, यह क्या, ये भूगोल के अंतर्गत ही है। अब देखिए राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक शास्त्र। जनसंख्या भूगोल, जनांकिकी। आपका आर्थिक भूगोल, अर्थशास्त्र हो गया। तो ये सारे हैं, ये किसके हैं? ये भूगोल के क्षेत्र हैं। और आपने कहीं ना कहीं डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में आपने ये सारी चीज पढ़ी होगी, ठीक है। और नहीं पढ़ी होगी तो आप एनसीईआरटी करते करते सारी चीज पढ़ लेंगे, ठीक है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आप केवल जुड़े रहिए और चीजों को सीखते रहिए, बस आपका हो जाएगा कल्याण। अब देखिए भूगोल की शाखाएं विषय वस्तुगत या क्रमबद्ध उपकारों के आधार पर। देखिए भौतिक भूगोल, भौतिक भूगोल मतलब भौतिक आप देखेंगे भू आकृति विज्ञान, यह भू आकृतियों, उनके क्रम विकास एवं संबंधित प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब अब जो आप भौतिक आकृतियां देखते हैं उनका कैसे विकास हुआ, है ना, उनके संबंधित कौन कौन सी प्रक्रिया हैं, इन सारी चीजों का हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? हम इन सारी चीजों का अध्ययन करेंगे। अब ये नंबर 2 पर देखिए जलवायु विज्ञान, इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना। भाई जलवायु विज्ञान के अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? इसके अंतर्गत वायुमंडल की संरचना, हमारे वायुमंडल है इसकी संरचना कैसे हुई है। मौसम पढ़ेंगे इसके बारे में, ना मौसम के बारे में पढ़ेंगे, मौसम तथा जलवायु के तत्व पढ़ेंगे। जलवायु के प्रकार तथा जलवायु प्रदेश का अध्ययन इसमें किया जाता है, ठीक है। इसके बाद आप देखेंगे जल विज्ञान, है ना, ये धरातल के जल प्रमंडल, जिसमें आप समुद्र देखेंगे, समुद्र, नदी, झील तथा अन्य जलाशय सम्मिलित है इसमें, तथा उसका मानव सहित आप देखेंगे इसमें क्या योगदान है। ये सारी चीज इसमें देखते हैं। अब देखिए भूगोल की शाखाएं क्रमबद्ध उपागम के आधार पर। देखिए एक हो गया इसका भौतिक, है ना, सिद्धांत या दर्शन शास्त्र, विधि एवं तकनीक, मानव, ठीक है। अब हम थोड़ा इसको देख लेते हैं जो इसमें दे रखा है। देखिए भौतिक को देखेंगे, भौतिक ये आ रहा भौतिक आपका, ये आया भौतिक यहां पर, ये रहा, ठीक है। तो ये रहा भौतिक यहां तक। तो देखिए भौतिक में आप देखेंगे भू आकृतिक विज्ञान, ये पढ़ेंगे। जलवायु विज्ञान पढ़ेंगे, अब ये आता है आपके जलवायु विज्ञान, आपके भौतिक विज्ञान भी आता है, ठीक है। ये आपके भू आकृतिक विज्ञान में आता है ये, और जलवायु विज्ञान हो गया। और आपका जल विज्ञान, है ना, मृदा भूगोल, भूगोल
और आप देखेंगे ये सारी चीज आपकी आती है भौतिक भूगोल में, ठीक है। इसको आप देखेंगे सिद्धांत दर्शन शास्त्र, सिद्धांत दर्शन शास्त्र देखिए, इसमें आप देखेंगे, इसमें आप पढ़ेंगे भौगोलिक चिंतन, है ना, भौगोलिक स्थिति का चिंतन करना, मतलब कौन सी स्थिति में, मतलब कौन से भौगोलिक क्षेत्र में कौन कौन सी स्थितियां पाई जा रही हैं उनका चिंतन करना। मानव पारिस्थितिकी ये पढ़ेंगे आप इसमें। तो मानव पारिस्थितिकी में आप देखेंगे भू एवं मानव पारस्परिक क्रियाएं, है ना, पृथ्वी एवं मानव की कैसी पारस्परिक क्रिया है ये इसमें पढ़ेंगे। तो ये आपका होगा सिद्धांत या दर्शन शास्त्र। अब आपका आता है विधि एवं तकनीक, विधि एवं तकनीक देखिए, तो आप इसमें पढ़ेंगे आप मानचित्र कला, और इसी में आप देखेंगे मात्रात्मक तकनीक, है ना, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि, और आप इसी में देखेंगे भू सूचना, है ना, GIS GPS, है ना, LIS, या पढ़ते हैं, ठीक है। अब मानव में आओ, मानव भूगोल में क्या पढ़ेंगे, देखिए मानव भूगोल में यहाँ पे आते हैं, यहाँ आते हैं, इधर देखिए आप लोग, इसमें आप देखेंगे सामाजिक एवं सांस्कृतिक, जनसंख्या, बस्ती, ठीक है। आर्थिक भूगोल इसमें आप पढ़ते हैं, इसी में आर्थिक इसमें पढ़ते हैं, है ना। अब देखिए इसी में आर्थिक में आप देखेंगे क्या पढ़ेंगे आर्थिक में, ये पढ़ेंगे देखिए, ये आर्थिक में आ गया आपकी कृषि, है ना, औद्योगिक आ गए आपके, पर्यटन आ गए आपके, व्यापार एवं परिवहन आ गए, अब संरचना आ गई आपकी, और सेवाएं आ गई, किसमें, आर्थिक में, ठीक है। अब देखिए ऐतिहासिक किसमें होता है ना, राजनीतिक होता है। अब देखिए जनसंख्या बस्ती में आप देखेंगे ग्रामीण और नगरीय। तो ये सारी चीज आप कहीं ना कहीं रूप से ये पढ़ते सारी चीज आप लोग, ये सारी चीज जब आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको सारी चीज पढ़नी है, ठीक है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आपको ये सारी चीज पढ़नी है, पर ये बहुत ज्यादा भी नहीं है, हम इसे कर ही नहीं पाएंगे। तो आधी से ज्यादा चीज हम कर चुके हैं, इसमें से आधी से ज्यादा चीज हम कर चुके हैं, क्योंकि हमने क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक ज्योग्राफी में हमने बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत कुछ सीख लिया है। तो वही मैं कहूंगा आपसे, अगर आप सभी लोगों ने हमारी क्लास 6 से लेके क्लास 10 तक की अगर एनसीईआरटी नहीं देखी है तो आप देख लीजिए। अगर आप चैप्टर वाइज नहीं देख पा रहे हैं तो मैराथन देख लीजिए, है ना, मैराथन आपको मिलेगी। तो हर मैराथन हमने आपको वो 2 घंटे 2.5 घंटे तक खत्म करा दी है, मतलब पूरी क्लास 6 की बुक देख लेंगे आप, तो पूरी क्लास 6 की ज्योग्राफी की जो बुक है ना वो हमने 2.5 घंटे में खत्म करा दी है। क्लास 7 की देखेंगे तो 2 घंटे का आसपास करा दिया है ना, और क्लास 8 की देखेंगे तो वो हमने 2 घंटे से कम में करा दी है पूरी बुक ज्योग्राफी की। तो वो आप उसे देख लेंगे, मतलब 2-3 बार देखोगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर आपको यहाँ समझने में दिक्कत नहीं आएगी, है ना। और बड़ी बड़ी वीडियो भी नहीं है, और इतनी लंबी तो वीडियो आप देखोगे देखो, क्योंकि जब आप यूपीएससी तैयारी कर रहे हो तो 2-2.5 घंटे की वीडियो तो आपको देखना नॉर्मल की बात है, मतलब इतना देखना ही पड़ेगा, ठीक है। और फिर वो आपकी मर्जी है। अब देखिए विभिन्न प्रकार के जीवों एवं उनके कार्यों पर प्रभाव का अध्ययन, देखिए मृदा भूगोल, यह मिट्टी निर्माण की प्रक्रियाओं के बारे में देखते हैं। इसमें मिट्टी के प्रकार, उनका उत्पादकता स्तर, वितरण एवं उपयोग आदि के अध्ययन से संबंधित आपका मृदा भूगोल। मानव भूगोल देखिए सामाजिक सांस्कृतिक भूगोल, इसके अंतर्गत समाज तथा इसकी स्थानिक प्रादेशिक गत्यात्मकता, है ना, एवं समाज के योगदान से निर्मित सांस्कृतिक तत्वों का अध्ययन आता है इसमें। जनसंख्या एवं अधिवास भूगोल, यह ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि, उसका वितरण, घनत्व, लिंग अनुपात, प्रवास एवं व्यावसायिक संरचना आदि का अध्ययन करता है, ठीक है। जबकि अधिवास भूगोल में ग्रामीण तथा नगरीय अधिवासों के वितरण, प्रारूप तथा अन्य विशेषताओं का अध्ययन इसमें किया जाता है। अब जो हमने आपको डायग्राम में दिखाया था ना, अब इसमें वही दिखा दिया, देखिए आर्थिक भूगोल, यह मानव की आर्थिक क्रियाओं, जैसे अब देखिए आर्थिक क्रिया क्या क्या होती है, मतलब जिससे मतलब पैसा आता हो, मतलब उसकी जीविका चलती हो, कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार एवं परिवहन, अवस्थापन, है ना, अवस्थापना, तत्व एवं सेवाएं का अध्ययन करते हैं। अब देखिए ऐतिहासिक भूगोल, इतिहास में अब देखेंगे भूगोलिक कंडीशन, देखिए ऐतिहासिक भूगोल में यह उन ऐतिहासिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है जो क्षेत्र को संगठित करती हैं, जो क्षेत्र को संगठित करती है। प्रत्येक प्रदेश वर्तमान स्थिति में आने के पूर्व ऐतिहासिक अनुभवों से गुजरता है। किससे गुजरता है? ऐतिहासिक अनुभवों से। मतलब पहले आप अपने देख लीजिए, आपका भारत आजादी से पहले टुकड़ों में बटा हुआ था, है ना, टुकड़ों में बटा हुआ था, और फिर आजादी के बाद अखंड भारत बन गया। तो वही है,
भौगोलिक तत्वों में भी सामयिक परिवर्तन होते रहते हैं और इसी की व्याख्या ऐतिहासिक भूगोल का ध्येय है। ठीक है, अब देखिए राजनीतिक भूगोल यह क्षेत्र को राजनीतिक घटनाओं की दृष्टि से देखता है। इससे राजनीतिक दृष्टि से देखता है एवं सीमाओं, जो भी सीमाएं होती है, हमारे देश की सीमा या हमारे राज्य की सीमा उस राज्य से मिल रही है, या हमारे देश की सीमा नेपाल से मिल रही है ना, चीन से मिल रही है, म्यांमार से मिल रही है, पाकिस्तान से मिल रही है, अफगानिस्तान से मिल रही है, तो क्या ये हमारे राजनीतिक भूगोल के अंतर्गत आते हैं। निकट पड़ोसी इकाइयों के मध्य भू वैन्यासिक संबंध ना निर्वाचन क्षेत्र का परिसीमन एवं चुनाव परिदृश्य का विश्लेषण करता है। साथ ही जनसंख्या के आगे देखेंगे राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए सैद्धांतिक रूपरेखा विकसित करता है। अब देखिए जीव भूगोल, भौतिक भूगोल एवं मानव भूगोल के अंतरापृष्ठ के फलस्वरूप जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ है। इसका जीव भूगोल का अभ्युदय हुआ है। इसका अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती हैं। देखिए जीव भूगोल इसमें पशुओं एवं उनके निवास क्षेत्र के स्थानिक स्वरूप एवं भौगोलिक विशेषता का अध्ययन करता है ना, कौन से क्षेत्र में किस तरह के जीव जंतु पाए जाते हैं। वनस्पति भूगोल यह प्राकृतिक वनस्पति का उसके निवास क्षेत्र में, तो कौन सी वनस्पति किस क्षेत्र में पाई जा रही है, तो उसके निवास क्षेत्र में स्थानिक प्रारूप का अध्ययन करता है। पारिस्थितिकी विज्ञान इसमें प्रजातियों के निवास स्थिति क्षेत्र का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। पर्यावरण भूगोल संपूर्ण विश्व में पर्यावरणीय प्रतिबोधन के फलस्वरूप पर्यावरणीय समस्याओं जैसे भूमि ह्रास, प्रदूषण और संस्कृति की चिंता आदि का अनुभव किया गया है, जिसके अध्ययन हेतु इस शाखा का विकास हुआ है। तो ये सारी चीज में पढ़ते हैं। अब देखिए प्रादेशिक उपागम पर आधारित भूगोल की शाखाएं क्या है। देखिए बृहद, मध्यम, लघु स्तरीय प्रादेशिक क्षेत्रीय अध्ययन है ना, ग्रामीण इलाका नियोजन तथा शहर एवं निगम नियोजन सहित प्रादेशिक नियोजन, प्रादेशिक विकास, प्रादेशिक विवेचना विश्लेषण। दो ऐसे पक्ष हैं जो सभी विषयों के लिए उभयनिष्ठ सर्वनिष्ठ हैं। ये है दर्शन ना, दर्शन में आप देखेंगे, दर्शन में क्या, भौगोलिक चिंतन, दर्शन में भौगोलिक चिंतन, और भूमि एवं मानव अंतर प्रक्रिया, मानव पारिस्थितिकी। अब देखिए भूगोल की शाखाएं प्रादेशिक उपगमन के आधार पर। देखिए प्रादेशिक अध्ययन या क्षेत्रीय अध्ययन, तो प्रादेशिक अध्ययन क्षेत्रीय अध्ययन में क्या है। देखिए स्थूल प्रादेशिक अध्ययन इसमें है, मध्य प्रादेशिक अध्ययन इसमें है, सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन इसमें है। अब देखिए प्रादेशिक विकास है ना, प्रादेशिक विश्लेषण, प्रादेशिक योजना, मतलब देश ग्रामीण योजना, शहरी योजना। तो ये क्या, ये भूगोल की शाखाएं हैं ये। ठीक है, तो आप इसमें देख रहे हैं ना, प्रादेशिक अध्ययन है ना, क्षेत्रीय अध्ययन, मतलब अपने जो भी देश का जो भी स्तर है ना, प्रदेश, उसका अध्ययन। अब स्थूल प्रादेशिक अध्ययन बड़े स्तर पर, मध्यम प्रादेशिक अध्ययन मध्यम स्तर पर इसका अध्ययन करेंगे है ना अपने प्रदेश का, और सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन मतलब एक छोटे स्तर पर आप देखेंगे। मतलब आप समझिए ऐसे भारत का अध्ययन कर रहे हैं हम, है ना, या हम पूरे विश्व का अध्ययन कर रहे हैं, तो हमारा आप मान लीजिए स्थूल प्रादेशिक अध्ययन मान लीजिए। अब बात करते हैं मध्यम, तो मध्यम हम अपने भारत की कर रहे हैं। अब मान लीजिए हम अपने किसी राज्य की कर रहे हैं या हम किसी जिले की कर रहे हैं, तो अब इसे मान लीजिए सूक्ष्म प्रादेशिक अध्ययन, मतलब एक मान लीजिए, मतलब है ना, मान सकते हैं आप इसे समझने के लिए। अब देखिए विधि तंत्र एवं तकनीकी, सामान्य एवं संगणक आधारित मानचित्रण, परिमाणात्मक तकनीकी, सांख्यिकी तकनीक है ना, क्षेत्र सर्वेक्षण विधियां, भू सूचना विज्ञान तकनीक जैसे दूर संवेदन तकनीक, भौगोलिक सूचना तंत्र, वैश्विक स्थिति तंत्र, ये इसमें शामिल हैं। ठीक है, अब देखिए उपरोक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की एक क्या है, उपरोक्त जो वर्गीकरण देखा हमने, तो उपरोक्त वर्गीकरण भूगोल की शाखाओं की एक विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत करता है। कैसे विस्तृत, भूगोल पाठ्यक्रम सामान्यतः इसी के ढांचे में बनाया एवं पढ़ाया जाता है। जो भूगोल पाठ्यक्रम इसी के अनुसार ही बनाया गया है और इसी के अनुसार ये पढ़ाया जाता है, परंतु यह रूपरेखा की दृष्टि से स्थितिक है। कैसे स्थितिक है, ठीक है, क्योंकि किसी भी विषय की यह बाध्यता है कि वह नई सोच, नई समस्या, नए विधि तंत्र एवं नई तकनीक के साथ अग्रसर होता रहे, मतलब मॉडिफिकेशन कर, मतलब मॉडिफाई करता रहे, है ना, चेंजेस लाते रहे। अब देखिए उदाहरण के तौर पर आप देखेंगे जो पहले हस्तनिर्मित मानचित्रण तकनीकी थी, पहले हम जो हाथ से जो चित्र बनाते थे,
अब संगणक निर्मित मानचित्र में परिवर्तित हो गई है। ठीक है, तकनीक ने विद्वानों को बृहद मात्रा में आंकड़ों के प्रबंधन की क्षमता प्रदान कर दी है। इंटरनेट व्यापक सूचनाएं देता है। क्या करता है इंटरनेट? इंटरनेट व्यापक सूचना देता है। इस प्रकार विश्लेषण क्षमता में अपार वृद्धि हुई है ना? जो विश्लेषण की क्षमता है उसमें क्या हुआ है? अपार वृद्धि हुई है। भौगोलिक सूचना तंत्र जिसे बोलते GIS ने ज्ञान के नए परिदृश्य को खोला है। ठीक है, वैश्विक स्थिति तंत्र, वैश्विक स्थिति तंत्र GPS है ना, बिल्कुल सही स्थिति ज्ञात करने के लिए सुविधाजनक उपकरण हो गया है। तकनीकों ने गंभीर सिद्धांतिक ज्ञान के साथ संश्लेषण करने की क्षमता को बढ़ा दिया है। ठीक है, आप इन तकनीकों के कुल प्राथमिक पक्षों के विषय में अपनी पुस्तक भूगोल में प्रयोगात्मक कार्य भाग 1 में जान सकेंगे। आप अपनी कुशलता में सुधार करते रहेंगे और उनके प्रयोग के विषय का ज्ञान प्राप्त करते रहेंगे, है ना। उनका प्रयोग करेंगे, उसका आपको ज्ञान मिलेगा। ठीक है, और आप अपनी कुशलता में सुधार करते रहेंगे ना। GPS आप देख लीजिए, बिल्कुल सही स्थिति बताता है आप लोगों को, है ना। जो GPS है ना, आपको सही स्थिति बता, बिल्कुल सही एक्यूरेट स्थिति बताता है। अब देखिए भौतिक भूगोल एवं इसका महत्व क्या है। भौतिक भूगोल इसका महत्व क्या है, देखिए पुस्तक का शीर्षक और विषय सूची इसके विषय क्षेत्र को प्रतिबिंबित करती है। क्या करती है? प्रतिबिंबित करती है। यहां भूगोल की शाखा के महत्व को बताना युक्त संगत होगा कि भौतिक भूगोल में भूमंडल यानी भूआकृतियां, प्रभाव, उच्च हो गया आपका भौतिक भूगोल। ठीक है, तो भौतिक भूगोल में भूमंडल जैसे भूआकृतियां, प्रभाव, उच्चावच, वायुमंडल इसकी बनावट, संरचना, तत्व एवं मौसम तथा जलवायु, तापक्रम, वायुदाव, वायु, वर्षा, जलवायु के प्रकार इसमें शामिल है। किसमें? वायुमंडल में। जलमंडल समुद्र, सागर, झीलें तथा जल प्रमंडल से संबंध तत्व है ना। जीवमंडल जीवों के स्वरूप, मानव तथा वृहद जीव एवं इसके पोषक प्रक्रम, उनके जो पोषक प्रक्रम है ना, उनके पोषक प्रक्रम जैसे खाद्य श्रृंखला, है ना, पारिस्थितिकी प्राचलन एवं पारिस्थितिकी संतुलन का अध्ययन सम्मिलित होता है। मिट्टियां मृदा निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से निर्मित होती हैं तथा वे मूल चट्टान, जलवायु, जैविक प्रक्रिया एवं कालावधि पर निर्भर करती हैं। कालावधि मिट्टियों को परिपक्वता प्रदान करती हैं तथा मृदा है ना पार्श्विका के विकास में सहायक होती है। मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। क्या है? मानव के लिए प्रत्येक तत्व महत्वपूर्ण है। ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो आपको अगर सेशन अच्छा लगता है तो आप इसे अपने दोस्तों में शेयर करें। है ना, तो इसे अपने दोस्तों से शेयर करें और हमारे सेशन को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना। देखिए भू-आकृतियां आधार प्रस्तुत करती हैं जिस पर मानव क्रियाएं संपन्न होती हैं। मैदानों का प्रयोग कृषि कार्य के लिए किया जाता है। मैदानों का प्रयोग किसके लिए करते हैं? कृषि कार्य के लिए करते हैं। जबकि पठारों पर वन तथा खनिज संपदा विकसित की जाती है। पठारों पर वन संपदा और खनिज विकसित की जाती है। पर्वत, चरागाहों, वनों, पर्यटक स्थलों के आधार पर तथा निम्न क्षेत्रों को जल प्रदान करने वाली नदियों के स्रोत होते हैं। कौन? पर्वत। जलवायु हमारे घरों के प्रकार, वस्त्र, भोजन को प्रभावित करती है ना। अगर हमारे यहाँ की जलवायु ठंडी है तो हम ऊनी वस्त्र पहनेंगे, हम गर्म खाद्य सामग्री खाएंगे, फिर हम उस हिसाब से मकान बनाएंगे, घर बनाएंगे। वही बात है। जलवायु का वनस्पति, सस्य प्रतिरूप, पशुपालन एवं उद्योग आदि पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। मानव ने ऐसी तकनीक विकसित की है कि जो सीमित क्षेत्र में जलवायु को अपरिवर्तित कर देती है, यानी मॉडिफाई कर देती है। जैसे वातानुकूलन है ना, एयर कंडीशनर आप देख लेंगे, वायु शीतक इत्यादि। तापमान तथा वर्षा, वनों के घनत्व एवं घास प्रदेशों की गुणवत्ता सुनिश्चित करते हैं। भारत में मानसूनी वर्षा कृषि आवर्तन प्रणाली को गति प्रदान करती है। ठीक है। वर्षा भूमिगत जलधारक प्रस्तर
को पुनर्व्यवस्थित कर कृषि एवं घरेलू कार्यों के लिए जल की उपलब्धता संभव बनाती है। ठीक है, हम संसाधनों के भंडार समुद्र का अध्ययन करते हैं, जी हाँ करते हैं। वह मछली एवं अन्य समुद्री भोजन के अतिरिक्त खनिजों की दृष्टि से संपन्न है, यानी वहां पर मछली मिलती हो, है ना, तो मछलियों के अलावा आप देखेंगे वहां पर अन्य खनिज हैं। इसमें भारत ने समुद्री तल से मैग्नीज पिंड, जिसे बोलते हैं नोड्यूल्स, एकत्रित करने की तकनीक विकसित कर दी है। ठीक है, किसने? भारत ने। मृदा एक नवीकरणीय पुनः स्थापनीय संसाधन है। नवीकरणीय कैसा? पुनः स्थापनीय संसाधन है जो अनेक आर्थिक क्रियाओं जैसे कृषि को प्रभावित करती है। किसको? कृषि को। मिट्टी की उर्वरता प्रकृति से निर्धारित तथा संस्कृति से प्रेरित होती है। ठीक है, मृदा पौधों, पशुओं एवं सूक्ष्म जीवाणुओं के धारक जीवमंडल के लिए आधार प्रदान करती है। भौतिक भूगोल प्राकृतिक संसाधनों के मूल्यांकन एवं प्रबंधन से संबंधित विषय के रूप में विकसित हो रहा है। तो सारी बात इसमें सिंपल भाषा में लिखी हुई है जो हमने पढ़ ली है ना। इस उद्देश्य की पूर्ति है तो भौतिक पर्यावरण एवं मानव के मध्य संबंधों को समझना आवश्यक हो गया है। ठीक है, भौतिक पर्यावरण संसाधन प्रदान करता है एवं मानव इन संसाधनों का उपयोग करते हुए अपना आर्थिक एवं सांस्कृतिक विकास सुनिश्चित करता है। तकनीक की सहायता से संसाधनों के बढ़ते उपयोग ने विश्व में पारिस्थितिकी असंतुलन उत्पन्न कर दिया। क्या कर दिया? पारिस्थितिकी असंतुलन। ठीक है ना। अतएव सतत विकास के लिए भौतिक वातावरण का ज्ञान नितांत आवश्यक है। अगर हमें सतत विकास करना है तो हमें भौतिक वातावरण का ज्ञान जरूरी है जो भौतिक भूगोल के महत्व को रेखांकित करता है। तो दोस्तों ये रहा हमारा आज का टॉपिक जो हमने बड़े ही स्मूथली से इसको समाप्त कर लिया है, फिनिश कर लिया है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि जिन लोगों ने अभी हमारे सेशन को अपने दोस्तों में शेयर नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए, है ना, कर दीजिए। क्योंकि जिन बच्चों की पढ़ाई छूट गई है ना इंटर मतलब 10th के बाद, जिनका विषय बैकग्राउंड चेंज कर लिया अपना, कोई साइंस बैकग्राउंड में पहुंच गया, कोई कॉमर्स में पहुंच गया, तो उनको ये वीडियो भेजें और हमारे नंदिनी IAS के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं, तो सब्सक्राइब करने में कंजूसी ना करें, है ना। तो दोस्तों इसको अपने दोस्तों में जरूर से करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कोई कमेंट करना चाहो तो जरूर हमें अपनी राय दें। तो नमस्ते, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय।